नमस्ते प्रिय छात्रों, आज की इस अवधि में हम पूर्व वार्षिक परीक्षाओं के प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे जो व्याकरण भाग से संबंधित है, यानी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जिसमें जो व्याकरण भाग है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ हम 2015, 2016, 2017 और 2020 के वार्षिक परीक्षाओं की चर्चा करेंगे। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए 2015 के वार्षिक परीक्षा के व्याकरण भाग की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर वाक्य शुद्ध कीजिए है प्रश्न। यहाँ पर 4 वाक्य शुद्ध करने के लिए कहते हैं, तो आपको वाक्य शुद्ध करना है। पहला, मनुष्य के जीवन कर्तव्य से भरा पड़ा है। तो इसका उत्तर है मनुष्य का जीवन कर्तव्य से भरा पड़ा है। दूसरा, मैंने कभी भेदभाव नहीं की। तो इसका उत्तर है मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। तीसरा प्रश्न, मेहमान लोग 8 बजे आएगा। तो इसका उत्तर है मेहमान लोग 8 बजे आएंगे। और चौथा, होटल में हिंदी संगीत चल रही है। तो इसका उत्तर है होटल में हिंदी संगीत चल रहा है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर 4 प्रश्न है, 4 अंक आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर कोष्टक में है का, के, को, में। तो यहाँ पर एक कारक चिन्ह है। तो इन कारक चिन्हों को यहाँ पर जो वाक्य दिए हैं जहाँ पर सही सटीक होता है वहां पर जोड़कर लिखना होता है। तो पहला प्रश्न है, बेंगलोर डैश खर्च चलाना मुश्किल था। तो यहाँ पर में कारक जुड़ता है, तो वाक्य इस प्रकार पूर्ण होता है कि बेंगलोर में खर्च चलाना मुश्किल था। और दूसरा प्रश्न है, विश्वेश्वरैया समय डैश बड़े पाबंद थे। तो यहाँ पर के कारक जुड़ता है, तो उत्तर है विश्वेश्वरैया समय के बड़े पाबंद थे। तीसरा, सिंध डैश बहुत बड़ा रेगिस्तान है। तो यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर का कारक जुड़ने से सिंध का बहुत बड़ा भाग रेगिस्तान है। बाद में चौथा है, पानी डैश इकट्ठा करना था। तो यहाँ पर को कारक जुड़ने से पानी को इकट्ठा करना था। बाद में तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को सूचनानुसार बदले, यानी यहाँ पर काल का परिवर्तन करना होता है। तो यहाँ पर 3 वाक्य दिए रहते हैं, तो 3 प्रश्न है, 3 के लिए 3 अंक यहाँ पर मिलते हैं। तो पहला प्रश्न, राहुल मुझे पुस्तक देता है। तो इस वाक्य को भविष्यत काल में बदलना है, तो उत्तर होगा राहुल मुझे पुस्तक देगा। बाद में दूसरा है, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। तो इस वाक्य को वर्तमान काल में बदलना है, तो इस प्रकार होता है अध्यापक पाठ पढ़ा रहे हैं। और तीसरा, तुलसीदास विनय पत्रिका ग्रंथ लिखेंगे। तो इसको भूतकाल में बदलना है, तो तुलसीदास ने विनय पत्रिका ग्रंथ लिखा। और आगे, निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए। तो यहाँ पर 4 मुहावरे देते हैं, तो 4 अंक यहाँ पर मिल सकते हैं। तो पहला, दम दुबाकर भागना। इस मुहावरे का अर्थ है हार कर भाग जाना। दूसरा, जान निछावर करना। इस मुहावरे का अर्थ है पूर्ण रूपेण समर्पण करना। आसमान से तारे तोड़ना। इस मुहावरे का अर्थ है असंभव काम करना। और पोल खुलना। इस मुहावरे का अर्थ है छिपा हुआ दोष प्रकट करना। बाद में उ अन्य लिंग रूप लिखिए। तो यहाँ पर 3 शब्द दिए रहते हैं, उन 3 शब्दों का अन्य लिंग रूप लिखना है, तो 3 अंक यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। तो पहले देवरानी, तो इसका अन्य लिंग रूप है देवर। ठाकुर, इसका अन्य लिंग रूप है ठकुराइन। भिखारी, इसका अन्य लिंग रूप है भिखारिन। उसके बाद अलग प्रश्न है आगे वाला, वो जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर 3 अंक के लिए होता है 3 प्रश्न। तो पहला, हाथ से लिखा गया लेख जिसे हस्तलिखित कहते हैं। और दूसरा, जिस पर भरोसा किया जा सके
उसे विश्वसनीय कहते हैं। और तीसरा, प्राणों की रक्षा करने वाला, जिसे प्राण रक्षक कहते हैं। उसके बाद में ये प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर 2 प्रश्न रहते हैं। आपको यहाँ पर शब्द दिए रहते हैं, उन शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर लिखना होता है। तो उपसर्ग यहाँ पर शब्द से पहले जुड़ता है। तो यहाँ पर 2 शब्द दिए हैं, शासन और ध्वनि। तो यहाँ पर शासन 2 शब्द है, उसके साथ हम प्र उपसर्ग जोड़कर प्रशासन बनाते हैं और अनु उपसर्ग जोड़कर अनुशासन शब्द बनाते हैं। तो आपको लिखते समय प्र प्लस शासन इक्वल टू प्रशासन लिखना है और अनु प्लस शासन इक्वल टू अनुशासन लिखना है। बाद में ध्वनि, तो ध्वनि के साथ प्रति उपसर्ग जुड़ने से प्रतिध्वनि होता है। प्रति प्लस ध्वनि प्रतिध्वनि। उसके बाद एक प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो यहाँ पर 2 प्रश्न है, 2 के लिए 2 अंक होता है। यहाँ पर शब्द दिए रहते हैं, उनमें से हमें प्रत्यय अलग करके लिखना है, यानी प्रत्ययों को जोड़कर ही लिखे रहते हैं। तो पहला है राष्ट्रीय, तो यहाँ पर राष्ट्र प्लस ईय, तो इस शब्द में से ईय प्रत्यय हम अलग कर सकते हैं। दूसरा साहित्यिक, तो साहित्य प्लस इक, तो इस शब्द में इक प्रत्यय है। और यहाँ पर अगला प्रश्न है, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर 3 निबंध देते हैं, उनमें से एक लिखना है अथवा उसी जगह पर आपको पत्र लेखन लिखना है, तो जिसके लिए 5 अंक होता है। तो यहाँ पर निबंध के विषय दिए हैं, स्वच्छता अभियान, दूसरा निरक्षरता, एक कलंक और तीसरा है राष्ट्रीय एकता। तो यहाँ पर निबंध लिखते समय यहाँ पर 3 पॉइंट्स आते हैं। पहले प्रस्तावन, बाद में विषय निरूपण और तीसरा उपसंहार। तो प्रस्तावन में उस विषय का संक्षेप सारांश लिखना है, विषय वस्तु लिखना है। बाद में विषय निरूपण में आप जिस विषय के बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में सविस्तार विवरण देना पड़ता है और उपसंहार में उस विषय का कंक्लूजन आपको देना पड़ता है। उसके बाद में पत्र लेखन, देखिए निबंध अथवा पत्र लेखन आप लिख सकते हैं। तो पत्र लेखन यहाँ पर है, आप किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र के नाम पत्र लिखिए। तो यह अनौपचारिक पत्र है। तो पिछली क्लास में हमने औपचारिक पत्र का नमूना कैसा है और अनौपचारिक पत्र का नमूना कैसा है हमने बताया है, तो कृपया आप उस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर 5 अंक के लिए है, तो 5 प्रश्न रहते हैं। तो यहाँ पर एक अनुच्छेद दिए रहते हैं, उस अनुच्छेद से संबंधित ही यहाँ पर 5 प्रश्न देते हैं। तो आप यहाँ पर प्रश्नों को पढ़िए, बाद में इस अनुच्छेद को पढ़ लीजिए, आप आसान तरीके से यहाँ पर अंक प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अगला और अंतिम प्रश्न है, हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर 5 वाक्य है, उन 5 वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करना है, इसके लिए 5 अंक आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर कन्नड़ और अंग्रेजी में दिए रहते हैं, उनको हिंदी में अनुवाद करना है। तो पहला प्रश्न, ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, वी आर लिविंग इन अ एज ऑफ साइंस। तो इसका हिंदी में अनुवाद होता है, हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं। और दूसरा, ಕನ್ನಡವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ, कन्नड़ा इज आवर स्टेट लैंग्वेज। तो इसका अनुवाद है, कन्नड़ हमारे राज्य की प्रशासनिक भाषा है अथवा कन्नड़ हमारे राज्य की राज्य भाषा है। तीसरा प्रश्न, ಬಹುತೇಕ ಭಾರತೀಯರು ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ, मोस्ट ऑफ द इंडियंस डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर। तो इसका अनुवाद है, अधिकतर भारतीय कृषि पर निर्भर है। चौथा प्रश्न है, ಭಾರತವು ವಿಪುಲವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಗರಿಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, इंडिया इज अ रिच कल्चर्ड कंट्री। तो इसका अनुवाद है, भारत एक समृद्ध सुसंस्कृत देश है। और 5वां है, ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು। तो यह इसका अनुवाद है, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। तो चलिए प्रिय छात्रों, अभी 2016 के वार्षिक परीक्षा के व्याकरण भाग का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर वाक्य शुद्ध कीजिए। तो 4 है, 4 अंक के लिए। वह एक दिन मेरा पास आया था। तो इसका वाक्य शुद्ध हम ऐसे लिखते हैं, वह एक दिन मेरे पास आया था। और दूसरा, उसे किसी की डर नहीं है।
तो इसका उत्तर है उसे किसी का डर नहीं है। और तीसरा है आज तक मैं धोखा नहीं खाया, तो इसका उत्तर है आज तक मैंने धोखा नहीं खाया। चौथा भोला राम का पत्नी बाहर आई, तो इसका उत्तर है भोला राम की पत्नी बाहर आई। उसके बाद कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए, तो यहाँ पर 4 अंक के लिए है, तो 4 प्रश्न रहते हैं। यहाँ पर शब्द दिए रहते हैं जैसे सम्मान, कर्तव्य, प्रवृत्ति, सत्य। तो इन शब्दों को यहाँ पर दिए हुए जो 4 वाक्य है उसके साथ जोड़कर रिक्त स्थान पूर्ण करना है। पहला प्रश्न सच्चाई की ओर हमारी डैश झुकती है, तो उत्तर है सच्चाई की ओर हमारी प्रवृत्ति झुकती है। दूसरा मनुष्य का परम धर्म डैश बोलना है, तो उत्तर है सत्य, तो मनुष्य का परम धर्म सत्य बोलना है। तीसरा स्वार्थी लोग अपने डैश पर ध्यान नहीं देते, उत्तर है स्वार्थी लोग अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते। चौथा सत्य बोलने से हमारा डैश होगा, उत्तर है सत्य बोलने से हमारा सम्मान होगा। बाद में दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों को सूचनानुसार बदलिए, यानी काल का परिवर्तन यहाँ करना है। तो 3 अंक यहाँ पर है 3 प्रश्न के लिए। तो प्रश्न देखिए निमोनिया के कारण रोगी मर जाएगा, इसे वर्तमान काल में बदलना है, तो उत्तर है निमोनिया के कारण रोगी मर रहा है, अथवा निमोनिया के कारण रोगी मर जाता है। दूसरा राहुल कुंभ मेले में जा रहा है, भविष्यत काल में बदलना है, तो उत्तर है राहुल कुंभ मेले में जाएगा, अथवा राहुल कुंभ मेले में जाने वाला है। और तीसरा प्रश्न कुछ और पहले की घटना याद आती है, भूतकाल में लिखना है, तो उत्तर है कुछ और पहले की घटना याद आती थी। अभी आगे है निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए, तो 4 प्रश्न है 4 अंक के लिए। तो रंग जमाना, इसका अर्थ है धाक जमाना। पीठ दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ है हार कर भागना। 9-2-11 होना, इस मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। और हाथ फैलाना, इस मुहावरे का अर्थ है याचना करना। अभी आगे दूसरा प्रश्न अन्य लिंग रूप लिखिए, तो 3 अंक के लिए है। पहला भगवान, इसका अन्य लिंग रूप भगवती। महाराज, इसका अन्य लिंग रूप महारानी। विधवा, इसका अन्य लिंग रूप विदुरा। और अगला प्रश्न है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, तो यहाँ पर भी 3 प्रश्न है 3 अंक के लिए। पहला हित चाहने वाला, हितैषी। सदा सत्य बोलने वाला, सत्यवान। रोगी का इलाज करने वाला, वैद्य अथवा चिकित्सक। बाद में अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कीजिए, तो यहाँ पर 2 शब्द है, तो यहाँ पर 2 अंक मिलते हैं। प्रश्न स्वार्थ, तो यहाँ पर नि उपसर्ग जुड़ने से निस्वार्थ होता है। दूसरा सत्य, तो यहाँ पर अ उपसर्ग जुड़ने से असत्य होता है। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग कर लिखिए, तो 2 अंक के लिए है। तो यहाँ पर शब्द दिया है उसमें प्रत्यय जोड़कर लिखे रहते हैं, उन प्रत्ययों को अलग करके लिखना है। तो पहला महत्वपूर्ण, तो महत्व प्लस पूर्ण, यहाँ पर पूर्ण प्रत्यय है। दूसरा कायरता, तो यहाँ पर कायर प्लस ता, तो यहाँ पर ता जो है प्रत्यय है। उसके बाद किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, तो 5 अंक के लिए है। तो प्रश्न है मनोरंजन के आधुनिक साधन। दूसरा स्त्री शिक्षा की आवश्यकता। तीसरी प्रदूषण की समस्या। तो इन तीनों में से आप एक लिख सकते हैं। उसके बाद आप निबंध के जगह पर पत्र लेखन भी लिख सकते हैं। तो पत्र लेखन है अपने मित्र को नव वर्ष की शुभकामना देते हुए पत्र लिखिए। तो इस विषय के बारे में मैंने पत्र लेखन में चर्चा किया है। और आगे निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर 5 अंक के लिए है, तो 5 प्रश्न दिए रहते हैं, तो ऊपर ही यहाँ पर अनुच्छेद दिए हैं, उनमें ही पढ़कर आपको लिखना है। तो यह बहुत ही आसान है। बाद में हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो 5 वाक्य दिए रहते हैं, उसे हिंदी में अनुवाद करना है। तो पहला प्रश्न, भारत देशವು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶವಾಗಿದೆ।
तो इसका अनुवाद है भारत कृषि प्रधान देश है। दूसरा, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಆದ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಇದೆ। तो इसका अनुवाद है हर राज्य की अपनी राज्य भाषा होती है। तीसरा, देशभक्तरನ್ನು सदा गौरविसಬೇಕು। तो इसका अनुवाद है देशभक्तों का सदा सम्मान करना चाहिए अथवा हमेशा देशभक्तों को सम्मान देना चाहिए। और चौथा है गौतम बुद्धनिंद बौद्ध धर्मವು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು। इसका अनुवाद है बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी अथवा गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना हुई है। और पांचवा, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। तो इसका अनुवाद है छात्र खेल के मैदान में खेल रहे हैं। तो चलिए प्रिय छात्रों, अभी हम 2017 के वार्षिक परीक्षा के व्याकरण भाग के प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे। 2017 के तो प्रश्न है वाक्य शुद्ध कीजिए। तो 4 है, तो 4 अंक के लिए तो वाक्य है, देखिए, श्याम ने संतोष का सांस ली। तो यहाँ पर उत्तर है श्याम ने संतोष की सांस ली। दूसरा, भैंस का ताकतवर दूध होता है। तो इसका उत्तर है भैंस का दूध ताकतवर होता है। तीसरा, मेरा काली घोड़ा खो गया। तो इसका उत्तर है मेरा काला घोड़ा खो गया। चौथा, मैं आप पर इज्जत करता हूँ। तो उत्तर है मैं आपकी इज्जत करता हूँ। दूसरा, कोष्टक में दिए गए उचित कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए। तो 4 अंक के लिए है, तो ने, से, का, को यहाँ पर कारक चिन्ह है, उनको जोड़कर लिखना है। तो पहला प्रश्न, हाथ डैश गिलास छूट गया। तो यहाँ पर से कारक जुड़ने से हाथ से गिलास छूट गया। दूसरा, माँ डैश बेटे को समझाया। तो उत्तर है माँ ने बेटे को समझाया। तीसरा, यह संकोच डैश युग नहीं है। यहाँ पर उत्तर है यह संकोच का युग नहीं है। चौथा, पीड़ितों डैश दान दो। तो यहाँ पर उत्तर है पीड़ितों को दान दो। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों को सूचनानुसार बदलिए। तो काल का परिवर्तन करना है। यहाँ पर 3 वाक्य है, उनको 3 अंक मिलते हैं। पहला, रोहन कुंभ मेले में जा रहा है। भविष्य काल में लिखना है, तो उत्तर है रोहन कुंभ मेले में जाएगा। दूसरा, लड़कियां फूल चुनेंगी। वर्तमान काल में बदलना है, तो उत्तर है लड़कियां फूल चुनती है अथवा लड़कियां फूल चुन रही है। तीसरा, वह गदगद कंठ से कहता है। भूतकाल में बदलना है, तो उत्तर है उसने गदगद कंठ से कहा। बाद में अलग प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए। तो 4 अंक के लिए है, कमर कसना, इस मुहावरे का अर्थ है तैयार होना। आंखों से गिरना, इस मुहावरे का अर्थ है सम्मान नष्ट होना। गुलछर्रे उड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ है मौज मस्ती करना। आंख रखना, इस मुहावरे का अर्थ है निगरानी करना। उसके बाद अन्य लिंग रूप लिखिए। 3 अंक के लिए है, गुणवान, इसका अन्य लिंग रूप गुणवती। नायक, इसका अन्य लिंग रूप नायिका। और वर, इसका अन्य लिंग रूप वधु। इसके बाद अगला प्रश्न है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। 3 अंक के लिए प्रश्न है जिसका रूप अच्छा न हो, जिसे कुरूप कहते हैं। दूसरा, जो परिचित न हो, उसे अपरिचित कहते हैं। तीसरा, मांस खाने वाला, उसे मांसाहारी कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर 2 शब्द दिए हैं, उनके साथ उपसर्ग जोड़कर हमें लिखना है। तो शब्द है राज्य, तो इसके साथ स्व उपसर्ग जोड़ने से स्वराज्य बनता है। दूसरा, वास, तो इस शब्द के साथ अधि उपसर्ग जुड़ने से अधिवास होता है और आ उपसर्ग जुड़ने से आवास होता है। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो 2 अंक के लिए है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है पागलपन, तो पागल प्लस पन, तो यहाँ पर पन प्रत्यय है। दूसरा,
आवश्यकता, आवश्यक प्लस ता, तो इस शब्द में ता प्रत्यय है। उसके बाद छठा प्रश्न है, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो 5 अंक के लिए है, 3 विषय देते हैं, उनमें से एक लिखना है। दहेज प्रथा, विज्ञान और मानव, तीसरा है पुस्तकालय। तो इनमें से किसी एक पर आप निबंध लिख सकते हैं, अथवा इसी जगह पर आप पत्र लेखन भी लिख सकते हैं, जिसके लिए 5 अंक होते हैं। तो विषय है, मित्र को वार्षिक परीक्षा में सफल होने पर बधाई देते हुए पत्र लिखिए। तो यह अनौपचारिक पत्र है। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो 5 अंक के लिए है। तो यहाँ पर प्रश्न दिए रहते हैं, उन प्रश्नों को इन्हीं अनुच्छेदों में से दिए रहते हैं, उन्हीं में से ढूंढकर आपको लिखना है। बाद में अंतिम है, हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर 5 वाक्य देते हैं, उसके लिए 5 अंक है। तो देखेंगे, नीनू नन्न जोते मनेगे बरुवेया। तो इसका हिंदी में अनुवाद है, क्या तुम मेरे साथ घर आ रहे हो। दूसरा, ನಾವು ಬೇಗ ಎದ್ದರೆ सूर्योदयವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು। तो इसका अनुवाद है, यदि हम जल्दी उठते हैं तो सूर्योदय देख सकते हैं। तीसरा, टुमारो विल बी द लास्ट डे ऑफ द मंथ। ನಾಳೆಯು ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ। तो इसका अनुवाद है, कल महीने का आखिरी दिन है। चौथा प्रश्न, ನಾನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷವಿದ್ದೆ। इसका अनुवाद है, मैं 1 साल के लिए मैसूर में रहा हूँ। और अंतिम प्रश्न है, ಶಾಲೆಗಳು ಜ್ಞಾನದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ। स्कूल्स आर द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। तो इसका अनुवाद है, शालाएं ही ज्ञान की नींव है। तो चलिए प्रिय छात्रों, अभी 2020 के वार्षिक परीक्षा के व्याकरण भाग की हम चर्चा करेंगे, जो इस प्रकार है। वाक्य शुद्ध कीजिए। तो 4 अंक के लिए है, 4 वाक्य दिए हैं। मन में ऐसा शक्ति है। तो इसका उत्तर है, मन में ऐसी शक्ति है। दूसरा, तुम तुम्हारे धर्म का पालन करो। तो उत्तर है, तुम अपने धर्म का पालन करो। तीसरा, उसे दिखावा नहीं रुचती है। तो इसका उत्तर है, उसे दिखावा नहीं रुचता है। और चौथा, मनुष्य के जीवन कर्तव्य से भरा पड़ा है। तो इसका उत्तर है, मनुष्य का जीवन कर्तव्य से भरा पड़ा है। दूसरा प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो 4 अंक के लिए है 4 प्रश्न। तो की, के, को, में यहाँ पर दिए हैं। तो प्रश्न है, बेंगलुरु डैश खर्च चलाना मुश्किल था। तो उत्तर है, बेंगलुरु में खर्च चलाना मुश्किल था। दूसरा, विश्वेश्वरैया समय डैश बड़े पाबंद थे। तो उत्तर है, विश्वेश्वरैया समय के बड़े पाबंद थे। बाद में तीसरा, सिंध डैश बहुत बड़ा भाग रेगिस्तान है। तो उत्तर है, सिंध का बहुत बड़ा भाग रेगिस्तान है। चौथा, पानी डैश इकट्ठा करना था। तो उत्तर है, पानी को इकट्ठा करना था। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों को सूचनानुसार बदलिए, यानी काल का परिवर्तन करना है। तो 3 अंक के लिए है। पहला, झूठे से सभी घृणा करते हैं। भविष्यत काल में लिखना है। तो उत्तर है, झूठे से सभी घृणा करेंगे। और दूसरा, वह मेरी किताब की चोरी करता है। भूतकाल में लिखना है। तो उत्तर है, वह मेरी किताब की चोरी करता था। और तीसरा, हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहेगा। वर्तमान काल में लिखना है। तो उत्तर है, हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहा है, अथवा हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए। तो 4 अंक के लिए है। कमर सीधी करना, इस मुहावरे का अर्थ है आराम करना। मुंह की खाना, इस मुहावरे का अर्थ है हार जाना। दम न लेना, इस मुहावरे का अर्थ है कठिन परिश्रम करना। नाम जगाना, इस मुहावरे का अर्थ है कीर्ति पाना। उसके बाद अन्य लिंग रूप लिखिए। तो 3 शब्द है, 3 के लिए 3 अंक यहाँ पर मिलते हैं। पिता, इसका अन्य लिंग रूप माता। महाराजा, इसका अन्य लिंग रूप महारानी। स्त्री, इसका अन्य लिंग रूप पुरुष। उसके बाद अगला प्रश्न है,
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनाइए, लिखिए। तो यहाँ पर 3 अंक के लिए है। तो पहला प्रश्न, जिसका आदि न हो जिसे अनादि कहते हैं, सदा सत्य बोलने वाला जिसे सत्यवान कहते हैं, जो परिचित न हो उसे अपरिचित कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कीजिए। तो 2 अंक के लिए है, 2 शब्द दिए हैं। तो धर्म, इसके साथ अ उपसर्ग जुड़ने से अधर्म होता है। दूसरा सत्य, इसके साथ अ उपसर्ग जुड़ने से असत्य होता है। बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग करके लिखिए। 2 अंक के लिए है। पहला पागलपन, पागल प्लस पन, तो यहाँ पर पन प्रत्यय है। दूसरा धनवान, धन प्लस वान, तो यहाँ पर वान प्रत्यय है। और अगला प्रश्न है, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर निबंध के लिए यानी ऐसे के लिए 5 अंक है। प्रश्न है, किसी ऐतिहासिक स्थान की यात्रा और पुस्तकालय। उसके बाद आपका प्रिय कवि। तो यहाँ पर इसके अलावा हम पत्र लेखन भी लिख सकते हैं, जिसके लिए 5 अंक होते हैं। तो पत्र लेखन का विषय है, परीक्षा शुल्क भरने के लिए 500 रुपये मांगते हुए अपने पिता के नाम पत्र लिखिए। तो यह भी अनौपचारिक पत्र है। तो इसका नमूना मैंने पहले ही बताया है, तो कृपया आप उसको लिखिए। उसके बाद अनुच्छेद पढ़कर लिखिए। तो यहाँ पर अनुच्छेद पढ़कर लिखिए 5 अंक के लिए है। 5 प्रश्न दिए रहते हैं, उन 5 प्रश्नों के उत्तर इसी अनुच्छेद में रहते हैं, वहां पर ढूंढकर आपको लिखना होता है। तो चलिए अनुवाद, हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो 5 अंक के लिए है, तो 5 वाक्य दिए रहते हैं। पहला, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಿವೆ। देर आर मैनी लैंग्वेजेस इन इंडिया। तो अनुवाद है, भारत में कई भाषाएं हैं। दूसरा, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ। बेंगलुरु सिटी इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। तो इसका अनुवाद है, बेंगलुरु शहर कर्नाटक की राजधानी है। और तीसरा प्रश्न है, ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು। वी हैव टू लिव टुगेदर विथ लव। तो इसका अनुवाद है, हमें आपस में प्यार से रहना चाहिए। और चौथा प्रश्न है, विद्यार्थी जीवनवे सुवर्ण युग। स्टूडेंट लाइफ इज द गोल्डन लाइफ। तो इसका अनुवाद है, विद्यार्थी जीवन स्वर्णिम जीवन है। और अंतिम है, निसर्ग ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ। निसर्ग इज वेरी ब्यूटीफुल। तो इसका अनुवाद है, निसर्ग बहुत सुंदर है अथवा निसर्ग बहुत खूबसूरत है। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार हमने पूर्व वार्षिक परीक्षाओं के प्रश्नोत्तर यानी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो 2015, 2016 और 2017, उसके साथ 2020 के जो वार्षिक परीक्षा के जो पूर्व यानी बीते हुए समय में जो वार्षिक परीक्षाएं हुई है, वहाँ पर आए हुए व्याकरण भाग के प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा यहाँ पर कर चुके हैं। तो कृपया आप इन व्याकरण भाग पर ध्यान दीजिए, तो आप आसानी से अंक प्राप्त कर सकते हैं। और जो व्याकरण भाग पर भी आपको पूरा ध्यान देना पड़ता है। तो 40 अंक आसानी से मिलते हैं। और गद्य भाग, पद्य भाग और अपठित भाग के ऊपर भी आप अच्छे से ध्यान दीजिए। तो अच्छी पढ़ाई करते हैं तो आप अच्छे से अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।